हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न एंड ग्रो एवरी डे विद स्निग्धा। तो आज हम ये संडे का हिंदू न्यूज़पेपर और एडिटोरियल एनालिसिस करने वाले हैं 10 अक्टूबर का। तो दीज आर दी 7 मेन टॉपिक्स जो हम आज डिस्कस करेंगे। इसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। संडे को एडिटोरियल तो नहीं आता है हिंदू में, बट ये कुछ इंपॉर्टेंट छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, तो हम ये डिस्कस करेंगे। सो आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल टू गेट updated videos every day on your feed. So the first article that we are going to discuss today is this one, जिसमें है कि ग्लोबल पैक्ट ऑन मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक इनिशिएटिव वर्ल्ड इकोनॉमीज के द्वारा लिया गया है। एक डिसीजन वर्ल्ड इकोनॉमीज के द्वारा मेक किया गया है। देखिए, इसमें डिसाइड किया गया है कि ग्लोबली कोई भी कंट्री 15% से कम कॉरपोरेट टैक्स बड़ी कंपनियों पे नहीं बड़ी एमएनसीज पे नहीं लगा सकती। एमएनसी वही कंपनी होती है जो मल्टीपल नेशंस में काम करती है। तो इससे पहले क्या होता था यूजुअली कि जो कंपनीज होती थी वो देखती थी कि ऐसी कौन सी कंट्री है जहाँ पे टैक्स रेट बहुत कम है, कॉरपोरेट टैक्स रेट बहुत कम है। तो यूजुअली जिन्हें ये टैक्स हेवंस कहा जाता है, आयरलैंड, एस्टोनिया, हंगरी, इन कंट्रीज़ में जो टैक्स रेट है वो 10%, 12% सिर्फ इतना सा होता था। तो ये कंट्रीज़ क्या करती थी, अपने आप को इन कंट्रीज़ में रजिस्टर करा देती थी, एस्टैब्लिश कर लेती थी, और जो यहाँ के टैक्स रूल्स के अकॉर्डिंग काम करती थी। तो उससे क्या होता था, जहाँ ये बिजनेस करती हैं, फॉर एग्जांपल अब मेजर इनकम, जैसे फेसबुक ले लीजिए, आप अमेजोन ले लीजिए, बेस मेजर इनका जो कंज्यूमर बेस है वो या तो यूएस में है या इंडिया में या यूरोपियन कंट्रीज़ में। तो बाय लॉजिक तो इनको जो टैक्स है इन कंट्रीज़ को पे करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हैं, ये अपने प्रॉफिट्स अर्न कर रही हैं। बट इस प्रोविजन के अकॉर्डिंग ये अपने आप को क्या करती थी, टैक्स हेवंस में एस्टैब्लिश और रजिस्टर करा देती थी और उनके टैक्स रेट्स के अकॉर्डिंग पे करती थी। तो उसके बाद होता क्या था, ये कंट्रीज़ में आपस में रेस चलने लग जाती थी कि हम अपने कॉरपोरेट टैक्स को इतना कम करें कि कंपनीज जो हैं हमारी जगह पे आके रजिस्टर करें, हमारी जगह पे आके हमारे एरिया में आके एस्टैब्लिश हों, टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट्स एंड जॉब्स। तो उससे क्या हो रहा था कि बेनिफिट सिर्फ इन कंपनीज को हो रहा था, सारी कंट्रीज अपना कॉरपोरेट टैक्स घटाने में लगी पड़ी थी, जबकि ये इतना प्रॉफिट कमाते हैं कि सेंस बनती है कि इनसे ज़्यादा टैक्स लिया जा सके ताकि उसको रीडिस्ट्रीब्यूट किया जा सके गरीब लोगों के पास। सो इन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए अब ये डिसीजन लिया गया है कि कोई भी कंट्री वर्ल्ड में 15% से कम कॉरपोरेट टैक्स जो है वो इम्पोज नहीं कर सकती। सो ये बहुत ही अच्छा मेजर है, स्पेशली इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। इस पर न्यूज़ और क्वेश्चंस आते रहेंगे, तो आप ये फॉलो करते रहिए। सेकेंड, ये क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। एक स्टडी आई है जो कि कह रही है कि हिमाचल में स्नोफॉल जो है वो कम हो रही है। इवन द एरिया जिसमें स्नोफॉल होती है वो भी कम हो रही है। तो इससे क्या है कि इन्वायरमेंटलिस्ट जो है वो कंसर्न्ड है कि अब देखिए, स्नो इज़ मेन सोर्स ऑफ वाटर, स्पेशली इन हिली स्टेट्स में, और वाटर हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत नेसेसरी है। तो अगर स्नो ही नहीं होगी तो वाटर कहाँ से आएगा, और वाटर नहीं होगा तो हम सब सर्वाइव कैसे कर पाएंगे। तो रिवर्स में पानी के लिए, इनकी हाइड्रोलॉजी को मेंटेन करने के लिए स्नो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये स्टडी फिर ये कंसर्न रेज कर रही है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से रिवर बेसिन्स में जो वाटर की अवेलेबिलिटी है कम हो रही है, क्योंकि स्नो अवेलेबिलिटी जो है वो कम हो रही है। दिस इज़ द स्टडी जो कंडक्ट की गई थी स्टेट सेंटर ऑन क्लाइमेट चेंज एंड द स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद के द्वारा। इसने ये शो किया है कि ये जो मेजर रिवर्स हैं, सतलुज, रावी, चेनाब, ब्यास, इनमें 18.5% तक का डिक्रीज़ आया है स्नो में इन विंटर्स में। तो इससे कंसर्न की तरह शो किया गया है। तो ये बेसिकली होता क्यों है, देखिए हमारी एमिशंस जो है वो इंक्रीज़ होती जा रही है, डिफॉरेस्टेशन हो रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, हमारी कार्बन एमिशंस इसकी वजह से बढ़ती हैं, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बढ़ती है। इस सब से क्या हो रहा है, हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, स्नो मेल्टिंग हो रही है। तो जो स्नो पे ओवरऑल अवेलेबिलिटी पे
इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो आप ये स्टडी अपने क्लाइमेट चेंज के किसी भी आंसर में मेंशन कर सकते हैं, टू शो द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन हिमालयन स्नो, और उसकी वजह से जो रिवर बेसिन्स में वाटर अवेलेबिलिटी पे इम्पैक्ट होगा। सो ये नेक्स्ट आर्टिकल है इंडिया डेनमार्क समिट के बारे में। ये देखिए, इंडिया में डेनमार्क की रिप्रेजेंटेटिव उनकी हेड ऑफ स्टेट आई हैं और प्राइम मिनिस्टर साहब से मिल रही हैं हमारे। तो बेसिकली इस समिट में ये 2 मेजर अग्रीमेंट साइन हुए हैं। वन इज़ ऑन रिसर्च ऑन इन क्लाइमेट चेंज, दोनों कंट्रीज़ क्लाइमेट चेंज पे रिसर्च पे कोऑपरेट करेंगी। और उसके बाद एक MOU साइन हुआ है ग्रीन हाइड्रोलॉजी पे, ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर प्लांट सेटअप करने के लिए बिटवीन रिलायंस इंडस्ट्री ऑफ इंडिया एंड डेनमार्क की टेक्सटाइल फ्यूल टेक्नोलॉजीज। तो ये दोनों मिलके ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर प्लांट सेटअप करने की कोशिश करेंगी। फ्यूचर में ये भी एनविसेज किया जा रहा है कि एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए एग्रीकल्चर रिलेटेड टेक्नोलॉजी पे भी कोऑपरेट किया जाएगा। जॉइंट वेंचर्स किए जाएंगे फूड सेफ्टी में, कोल्ड चेन डेवलपमेंट में, फूड प्रोसेसिंग में। ये सब फ्यूचर के एफर्ट्स हैं। ये आपके इंटरनेशनल रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है। उसके बाद इसी में इंडिया और डेनमार्क ने ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को स्ट्रेंथन करने के लिए भी मेजर्स लिए हैं। दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव। ये टर्म है आजकल बहुत जो है फेमस हो रही है। पहले सिर्फ पार्टनरशिप होता था, उसके बाद स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप होने लगी, और अब ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप हो रही है। देखिए, जैसे अब हम अभी डिस्कस करके हटे हैं कि क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग वगैरह बहुत ही मेजर कंसर्न्स है। तो अब क्या है कि हमारा जो भी एक्शन हम लेते हैं एज इंडिविजुअल्स और एज कंट्रीज, यहाँ पे हम कंट्री की बात करेंगे, तो एज कंट्रीज हम कोई भी मेजर या इनिशिएटिव लेते हैं उसमें हम क्लाइमेट की बात, क्लाइमेट के कंसर्न्स को ध्यान में रखें। तो इसीलिए यहाँ पे जो भी पार्टनरशिप होगी उसमें ग्रीन यानी कि क्लाइमेट कंसर्न्स को ध्यान में रखा जाएगा। इसीलिए इसे ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप जो है कहा जा रहा है। तो बेसिकली इसकी डेफिनेशन हम थोड़ी सी देख लेते हैं। ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप होती है कि एक ऐसा अरेंजमेंट जिसमें आप पॉलिटिकल कोऑपरेशन करें, अपने इकोनॉमिक रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करें, ग्रीन ग्रोथ पे फोकस करें, जॉब्स क्रिएट करें और ग्लोबल चैलेंजेस पे भी कोऑपरेट करें। पर ये सब करते हुए आप जो अपने इन्वायरमेंटल गोल्स पे भी फोकस करें, दैट हैव बीन स्टेटेड इन पेरिस अग्रीमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। वही कि आप किसी भी एरिया में कोऑपरेट कर रहे हैं वो करते रहिए, बट उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आप इन्वायरमेंट के कंसर्न्स को भी लेकर चलें अपनी जो भी पार्टनरशिप आप ले रहे हैं। तो इसी एस्पेक्ट में इंडिया और डेनमार्क के बीच में भी ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के अंडर ये 2 अग्रीमेंट साइन हुए थे 2020 में, पिछले साल जब वर्चुअल समिट हुआ था। आपको पता है कि कोविड की वजह से लॉकडाउन थे, तो वर्चुअल मतलब डिजिटल समिट टाइप्स दोनों कंट्रीज के बीच में हुआ था। तो तब ये 2 अग्रीमेंट्स जो हैं साइन हुए थे। एक था काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ डेनमार्क के बीच में ग्राउंड वाटर मैपिंग के लिए। देखिए, ग्राउंड वाटर बहुत तेज़ी से डिक्रीज हो रहा है इंडिया में, स्पेसिफिकली पुअर एग्रीकल्चर की वजह से एंड में और अदर रीजंस की वजह से। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम पहले अपने ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज को मैप करें ताकि हम उनको अच्छे से मैनेज कर सकें। तो ये एक ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का बहुत अच्छा अरेंजमेंट है। सेकेंड अग्रीमेंट हुआ है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc और डेनफोर्स इंडस्ट्रीज के बीच में टू सेट अप कार्बन बेस्ड कूलिंग सिस्टम्स। तो आप ये सब पॉइंट यूज कर सकते हैं जब भी, या तो ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप पे भी क्वेश्चन डायरेक्टली बन सकता है। देखिए, इंडिया का यूरोप की बाकी कंट्रीज के साथ भी ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप जो है वो बढ़ रहा है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो आप इसका नोट बना के रखिए। इंडिया डेनमार्क की कोऑपरेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली तो कोई नहीं पूछेगा इंडिया डेनमार्क रिलेशंस, लेस पॉसिबिलिटी है क्योंकि डेनमार्क छोटी कंट्री है। बट ओवरऑल जब आपको इंडिया यूरोप के रिलेशंस पूछे जाते हैं तो आप ऐसी एग्जाम्पल्स और ऐसे अग्रीमेंट्स स्पेसिफिक कंट्रीज के साथ मेंशन कर सकते हैं उन आंसर्स में। दैट वाज इट। अब ये छोटी सी मालाबार एक्सरसाइज है, ये आपके प्री पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है और जस्ट इन्फॉर्मेशन देनी है। ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, क्वाड्रिलेटरल ग्रुप ऑफ कंट्रीज, 4 जो कंट्री हैं क्वाड में,
इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएस, इनमें जो मिलिट्री एक्सरसाइज होती है उसे मालाबार एक्सरसाइज कहते हैं। ये प्री में तो यूजुअली पूछा ही जाता है, तो इसलिए इसे याद कर लीजिए। वैसे इन एक्सरसाइजेस का क्या मतलब होता है, इसमें बस यही होता है कि जॉइंट ट्रेनिंग हो जाती है, अपनी कैपेसिटीज शेयर कर लेते हैं, वो इंटर ऑपरेबिलिटी देखते हैं, ये थोड़ा स्पेलिंग गलत हो गया, इंटर ऑपरेबिलिटी देख लेते हैं कि अगर कभी उनको एक साथ एक्ट करना पड़ गया किसी एनिमी या किसी भी इशू के अगेंस्ट, तो क्या वो कर पाएंगे एक साथ मिलके। तो वो बस ये सब बेसिक इसके एम्स होते हैं इन एक्सरसाइजेस के, अपनी कैपेसिटी को इम्प्रूव करना एक दूसरे के साथ शेयर करके। नेक्स्ट ये छोटा सा आर्टिकल है, ये आप एज एन एग्जाम्पल अपने इकोनॉमिक्स के या एग्रीकल्चर पार्ट के आंसर्स में यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली ये एक फर्म है नर्चर डॉट फार्म, इसने क्या किया है, एक बूम स्प्रे नाम का एक ये प्रोडक्ट बनाया, ये पिक्चर में शो किया जा रहा है आपको। तो बेसिकली क्या है, पूसा स्प्रे एक बायोडिकम्पोजर है। आपको पता ही है कि स्टबल बर्निंग बहुत मेजर इशू है अभी पंजाब और हरियाणा में। तो इस इशू को सॉल्व करने के लिए आईकार, दैट इज इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ने ये एक बायोडिकम्पोजर बनाया है, दैट इज पूसा स्प्रे। तो आईकेयर ने इसे कैप्सूल फॉर्म में बनाया था कि जो फार्मर है ये कैप्सूल्स जो है अपनी सॉइल में, अपने फील्ड में स्प्रेड कर देगा, जिससे जो स्टबल है वो अपने आप थोड़ी देर में, थोड़ी दिनों में डिकम्पोज हो जाएगी। तो इस कंपनी ने क्या किया, इस फर्म ने क्या किया कि इन्होंने एक बेटर वे बनाया है। देखिए इन कंपनी के टेक्नोलॉजी जो हेड हैं वो कहते हैं कि कैप्सूल इज नॉट द बेस्ट वे टू डिप्लॉय दीज डिकम्पोजर्स। वो कहते हैं कि हमने क्या किया, इन कैप्सूल्स को पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, वाटर में मिक्स कर दिया, और उसके बाद हम ये इंस्ट्रूमेंट के थ्रू इसको फार्म में स्प्रे करते हैं। तो इससे क्या होती है, इसकी एफिकेसी बढ़ जाती है, इसका इफेक्ट ऑन क्रॉप्स जो है वो बढ़ जाता है, आई मीन द स्टबल जो है उस पर ज़्यादा इम्पैक्ट करेगी और अच्छे से डिकम्पोज करेगी। और दूसरा इसका बेनिफिट ये है कि ये 7 मिनट में काम ख़त्म कर देता है स्प्रे करने का। नहीं तो आपको मैन्युअली अगर आपने करना हो, हाथ से वो कैप्सूल वगैरह डालने हो, तो आधा दिन लग सकता है। तो बेसिकली ये आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं कि कैसे हमारी स्टार्टअप्स जो हैं या एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी में जो फर्म्स हैं वो ग्रो कर रही हैं और कैसे इनोवेटिव सॉल्यूशंस हमें प्रोवाइड कर रही हैं। तो आप नर्चर डॉट फार्म का बूम स्प्रेयर का एग्जाम्पल जो है आप छोटा सा मेंशन कर सकते हैं कि इन्होंने एक इनोवेटिव टेक्नोलॉजी टू स्प्रे बायोडिकम्पोजर को इन्वेंट की है। तो आपको मैंने पिछले कुछ लेक्चर्स में फसल स्टार्टअप के बारे में भी बताया था, जो कि प्रिसीजन एग्रीकल्चर पे फोकस करती है। देखिए इस बार के पंजाब पीसीएस एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आया था प्रिसीजन फार्मिंग पे, तो उसमें अगर आप ये फसल की एग्जाम्पल मेंशन करते तो बहुत हेल्पफुल होता। वैसे ही ये नर्चर डॉट फार्म भी आपको एग्रीकल्चर इनोवेशन में यूज़ कर सकते हैं। तो आप ये छोटी सी एग्जाम्पल साइड में लिख के रखिए अपने एग्रीकल्चर सेक्टर में। नेक्स्ट ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ऑल्दो इसका कोई डायरेक्ट यूज़ नहीं होगा, बट ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझे, तो मैं डिस्कस करना चाहती हूँ। आप थोड़ा बहुत इसका नोट बना के रख सकते हैं, कभी काम तो कभी भी आ ही सकता है। बेसिकली ये एक स्टडी की गई ब्रिटिश काउंसिल के द्वारा, और उसने ये बताया कि दुर्गा पूजा जो कि वेस्ट बंगाल का फेस्टिवल है, इसकी जो क्रिएटिव इकोनॉमी है वो 32,000 करोड़ के अराउंड है। तो आप देखिए, ये कहती है स्टडी की ये 2.58% ऑफ स्टेट्स जीडीपी के में कंट्रीब्यूट करती है ये जो दुर्गा पूजा है। तो आप देखिए ये डाटा जो है ये सिग्निफाई करता है कि फेस्टिविटीज़ की क्या इम्पोर्टेंस है इंडिया में। हम इतने फेस्टिवल्स मनाते हैं, होली, दिवाली, न्यू ईयर, दुर्गा पूजा, ये सब फेस्टिवल्स जो हैं वो जॉब क्रिएट करते हैं, लोगों के लिए लाइवलीहुड क्रिएट करते हैं। तो ये सिर्फ सिग्निफिकेंस बता रहा है कि ऐसी रिलीजियस फेस्टिविटीज़ का इम्पोर्टेंस क्या है। आप कभी भी कोई डिस्कशन कर रहे हैं तो उसमें ये छोटू सा डाटा मेंशन कर सकते हैं। ये डिटेल्स तो इम्पोर्टेंट नहीं है, ये तो वैसे ही ब्रेकअप दिया हुआ है कि ये 32,000 करोड़ कैसे कमाई होती है। ये डिफरेंट सेक्टर से, रिटेल सेल से, फूड बेवरेज सेल से, आर्ट एंड डेकोरेशन, देखिए आइडल्स बनाई जाती हैं, ड्रेसेस बनाई जाती हैं आइडल्स की, स्पॉन्सरशिप्स एंड, और ये सब मिला के इतने की इकोनॉमी है।
तो दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग काइंड ऑफ आर्टिकल कि आप एक फेस्टिवल से आप 2.5% अपनी स्टेट की जीडीपी को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और देखिए फेस्टिवल तो थोड़ी देर ही चलता है, तो दैट मीन्स दिस इज़ अ वेरी बिग काइंड ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर जो एक स्टेट में होना चाहिए। ऐसी हमें फेस्टिविटीज़, ऐसे फेस्टिवल्स जो हैं एक स्टेट को ऑर्गेनाइज करने चाहिए। ये सिर्फ एंटरटेन ही नहीं करते, लोगों को यूनाइट भी करते हैं, लोगों को रिफ्रेश भी करते हैं, और उसके बाद स्टेट की इकोनॉमी को भी बूस्ट करते हैं। तो दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग आर्टिकल। फाइनली हम डिस्कस करने वाले हैं कि वाई नेचुरल गैस प्राइसेस आर इंक्रीजिंग। नेचुरल गैस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपकी इकोनॉमिक ज्योग्राफी की पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव से। नेचुरल गैस पे कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप ये 2021 का डाटा प्रेजेंट कर सकते हैं कि नेचुरल गैस के प्राइसेस जो हैं इस साल सारी जगहों पे ऑल अराउंड द वर्ल्ड बढ़ रहे हैं। आप साइड में ऐसे कहीं भी लिख सकते हैं। आई मीन आपको देखना है कि आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। आपके पास जो भी इन्फॉर्मेशन, आप देखिए नेचुरल गैस पे कोई भी क्वेश्चन आए और आपने ये इन्फॉर्मेशन याद कर रखी है, तो आपको इंटेलिजेंटली इस इन्फॉर्मेशन को उस क्वेश्चन में यूज़ करना है। तो वो आप पे है कि आप ये कैसे जो याद किया है उसको आंसर शीट में पुट करते हैं। अब वो आंसर चेकर को थोड़ी पता है कि आप ये इतना पढ़ चुके हैं नेचुरल गैस के बारे में जब तक आप लिखेंगे नहीं। तो इसलिए आप ये लिख लीजिएगा और इसे इंटेलिजेंटली यूज़ कीजिएगा। तो नेचुरल गैस के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। ये देखिए, ये कहते हैं कि नेचुरल गैस के जो प्राइसेस है वो यूरोप में 6 टाइम्स हायर हो गए हैं लास्ट ईयर से। तो ऐसा क्यों है? कुछ कारण हैं। एक तो इकोनॉमिक रिकवरी हुई है। कोविड लॉकडाउन की वजह से देखिए डिमांड कम हो गई थी, इंडस्ट्रीज क्योंकि शट डाउन रही थी। बट अब जब ओपनिंग अप हुई है तो एकदम से डिमांड जो है शॉर्ट अप हुई है, जो और फिर जो एनर्जी प्रोड्यूसर है वो ये ग्रोइंग डिमांड को मीट नहीं कर पा रहा। तो ये सिंपल इकोनॉमिक्स है। अगर डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है तो क्या होगा? प्राइस जो है वो इंक्रीज होएगी। ये डिमांड सप्लाई कर्व प्लीज़ पढ़ लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी का कोई भी कॉन्सेप्ट समझने के लिए। सेकंड रीज़न है कि जो यूरोप है वो इंक्रीजिंगली क्लीनर एनर्जी की तरफ शिफ्ट कर रहा है। तो देखिए हमारे इंडिया या मोस्टली एशिया में क्या होता है, फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी है, जैसे कि कोल, पेट्रोल, डीजल, ऐसी चीज़ें हम यूज़ करते हैं। बट ये जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं ये क्लीनर ऑप्शंस पे फोकस करती हैं। तो नेचुरल गैस एक क्लीनर ऑप्शन है। तो ये इंक्रीजिंगली जो है अपनी एनर्जी नीड्स जो है गैस पे बेस्ड कर रही हैं। दैट मीन्स कि डिमांड जो है और रिलायंस जो है इनकी यूरोप की गैस पे वो इंक्रीज़ हो रही है। तो डिमांड इंक्रीज़ होगी, रिलायंस अगर इंक्रीज़ हो रही है तो डिमांड इंक्रीज़ होगी, उससे क्या होगा? प्राइस इंक्रीज़ होगी अगर सप्लाई और डिमांड को मैच नहीं कर रही है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इसकी खुद की प्रोडक्शन जो लेवल्स हैं वो कम हो गए हैं। यूरोप के खुद के प्रोडक्शन लेवल्स जो कम हो गए हैं, जैसे कि यहाँ पे एक डाटा दिया जाता है कि पिछले साल अगर 300 यूनिट्स जो है वो यूरोप प्रोड्यूस कर रहा था, पिछले साल नहीं 2005 तक अगर 300 यूनिट्स जो हैं प्रोड्यूस कर रहा था यूरोप नेचुरल गैस, तो इस साल 2021 में सिर्फ 200 यूनिट्स ही गैस को प्रोड्यूस किया है। तो उससे भी यही होगा, सप्लाई कम हो गई और डिमांड जो है वो बढ़ ही रही है, तो प्राइस क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद ये है कि रशिया ने, अभी हमने कुछ दिन पहले ये डिस्कस किया था कि रशिया जर्मनी के बीच में नॉर्थ स्ट्रीम 2 जो गैस नेचुरल गैस पाइपलाइन है वो सेटअप हो रही है। तो इससे क्या होगा? ये बाईपास कर देगा कंट्रीज लाइक यूक्रेन और पोलैंड को। अभी इस टाइम पे क्या होता है कि रशिया की जो भी गैस है यूरोप की तरफ जो जाती है वो यूक्रेन या पोलैंड में से होके जाती है। बट नॉर्थ स्ट्रीम 2 एक ऐसी इन्होंने पाइपलाइन बनाई है कि जो रशिया और जर्मनी से डायरेक्टली अंडर वाटर, अंडर सी पाइपलाइन जो है जाएगी। तो इन कंट्रीज के थ्रू होके नहीं जाएगी। तो इन कंट्रीज के लिए कंसर्न बन जाता है कि हो सकता है कि रशिया इन्हें नेचुरल गैस ना प्रोवाइड करे, क्योंकि ऑब्वियसली जर्मनी एक बड़ी इकोनॉमी है, उसके पास ज़्यादा कैपेसिटी है पे करने की। तो हो सकता है वो सारी नेचुरल गैस वो खरीद ले। इसके पास अगर लिमिटेड सप्लाई की पॉसिबिलिटी है तो वो जर्मनी को सेल करेगा। अभी तो यूक्रेन और पोलैंड के पास ये लेवरेज थी ना कि वो कह देंगे कि अगर आप हमें नहीं प्रोवाइड करोगे तो हम आपकी गैस को यहाँ से जाने ही नहीं देंगे। अब ये लेवरेज इनके पास रही नहीं, जब नॉर्थ स्ट्रीम 2 आ गई डायरेक्टली दे सकता है। तो ये रशिया की मर्जी है कि वो किसे गैस देना चाहता है। तो अब इनका कंसर्न आ गया है इस गैस पाइपलाइन में। तो ये इशू भी, जियो पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व है गैस प्राइस को इंक्रीज करने में।
तो ये मेजर रीजंस थे। एक ये भी फाइनली कहा जा रहा है कि एशिया में भी डिमांड बढ़ रही है। जैसे मैंने आपको बताया, एशिया में वैसे मेजर सोर्स जो है वो कोल है एनर्जी का। ये देखिए, इंडिया चाइना कोल डिपेंडेंट। आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि चाइना में कोल शॉर्टेज की वजह से सिवियर पावर कट डाउन हो रहे हैं। तो बट ये है कि अब क्योंकि कोल शॉर्टेजेस हो रही हैं, तो ये एशियन कंट्रीज भी नेचुरल गैस की तरफ शिफ्ट कर रही हैं। तो वही होगा कि डिमांड और बढ़ गई विद और कंट्रीज डिमांडिंग नेचुरल गैस, और सप्लाई उतनी है नहीं, तो प्राइस क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ये आप कुछ पॉइंट्स अपने नेचुरल गैस के प्राइस इंक्रीज में मेंशन कर सकते हैं। So that was all for today's discussion. I hope this helps. Please like and subscribe my channel and keep listening for more such informative videos. Thank you for watching.